नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। अब आपको सीधा ले चलते हैं जहां परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका दूसरा एपिसोड है यह, और इसके साथ ही चर्चा का प्रसारित दूसरा एपिसोड और छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के साथ यहां बातचीत की जा रही है। चलते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर। तमिलनाडु के स्टूडेंट्स की एनर्जी, उनकी क्यूरियोसिटी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आइए देखते हैं। बड़ा कम तो आप लोगों को कुछ खाने पीने को मिला कि नहीं? क्या मिला? नहीं, हमें घर से लेके आए थे। I couldn't believe my eyes when I saw him. First, I had expected like a dynamic, dramatic entry because he is the Prime Minister after all. But it was very simple, humble and down to earth. वो जब अंदर आए बस like goosebumps आने लग गए. It was really great. ऐसा है कि मैं कई वर्षों से 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ, परीक्षा पे चर्चा। और मैं बातचीत करता हूँ कुछ सीखने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ा ये सीखने का कार्यक्रम होता है, ये सिखाने का कार्यक्रम नहीं। तो मैं आज तमिलनाडु के नौजवानों को इसलिए मिल रहा हूँ कि मुझे कुछ सीखना है। तो आप में से अगर कोई कुछ बातें करना चाहते हो, अपनी बात बताना चाहते हो, तो मुझे सुनना है। कौन शुरू करेगा? छवि जैन है मेरा नाम। मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके। आपकी बात एकदम सही है। मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टार्टअप चलाते हैं, तुमको मिलने जाओ और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। उनको बताना चाहिए मैं तो स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते हैं। सर, हमेशा मुझे ये डर रहता है कि कहीं मैं पढ़ाई में ज्यादा फोकस करूं तो मैं अपनी पैशन खो दूं। अगर मैं अपने पैशन पे ज्यादा फोकस करूं तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाऊं? देखिए, पहली बात है कि ये 2 अलग चीजें, ऐसा आप मानते क्यों हैं? दोनों उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का शौक है? और आपने साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए हैं और इस यात्रा के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच सहयोग को और भी मजबूत बनाने के प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राजधानी में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और मलेशिया के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने में सहायक रही है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय मलेशिया की यात्रा से वापस दिल्ली लौट आए हैं, जो अधिकारियों द्वारा और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। और इसके साथ ही विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 पर बता दें कि पूर्व मीडिया बंधुओं को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का संबोधन है, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और जो संसदीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप इसकी शुरुआत माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र में 2 महत्वपूर्ण
एजेंडे होते हैं, एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है। जैसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण संवेद सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। दूसरा सामान्य बजट, ये 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा, यह बजट सत्र का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं। आज माननीय राज्यपाल जी के भाषण के बाद जब अभिभाषण सदन के पटल पे रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत होगा। ये पहली बार कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को लेकर के, क्योंकि जब हम लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि हम लोगों ने यूपी के बीमारू पन से इसको उभार करके भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है, उन सभी कारकों को और उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक उन्नयन की इस यात्रा को भी जानने का अधिकार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को होना चाहिए। हमने आर्थिक उन्नयन कितना किया है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को कैसे हमने लगातार एक विषम परिस्थितियों से उभार करके उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्ष के अंदर, पिछले 5 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। इन सब को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण की रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में राज्य में कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा, सीमाओं की निगरानी और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर चर्चा की गई। अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को और विरेन करने के निर्देश दिए और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से हालात का विस्तृत ब्रीफिंग लिया है। मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को राज्य की तैयारी और सुधारात्मक कदमों के बारे में जानकारी दी है। बैठक के दौरान भविष्य की रणनीति और आवश्यक संसाधनों पर भी विचार विमर्श हुआ है। मगर हमारे ट्राइबल भाइयों बहनों को छत्तीसगढ़ के नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? कौन जिम्मेदार है? ये लाल आतंक वाले इसके लिए जिम्मेदार है। सालों तक वहां विकास नहीं पहुंचने दिया। और आज नरेंद्र मोदी जी को फिर से इस क्षेत्र के लिए 15,000 सेपरेट प्रधानमंत्री आवास भेजने पड़े।
राशन कार्ड बनाने की स्पेशल मंजूरी देनी पड़ी, गैस के सिलेंडर स्पेशल देने पड़े। ये योजनाएं तो देश भर में सैचुरेशन प्राप्त कर गई, समाप्त हो गई। यहां उनका विस्तार करना पड़ा, समय मर्यादा बढ़ानी पड़ी, क्योंकि इनका तो गरीब आदिवासियों का कोई दोष ही नहीं था। आज वहां फिर से स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रोड बन गए, टेलीफोन टावर बन गए, रेल भी जा रही है। और आज ही हम निर्णय कर आए हैं 7 लाख हेक्टेयर को सिंचित करने वाली सिंचाई की योजना भी भारत सरकार मंजूर करने वाली। हजारों आदिवासी बच्चे मारे गए, जीवन बर्बाद हो गए, और ये प्रचार कर रहे हैं कि गोली चला रहे, गोली चला रहे। मैं आज भी इस कार्यक्रम से स्पष्टता करना चाहता हूं कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती। सभी माओवादी हथियार डाल दे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर हम उनका स्वागत करेंगे। और यूपी विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर और उसके बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग बढ़ा दिया और सुरक्षा उपायों को सख्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि सत्र के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा दल तैनात है और परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान और जांच की जा रही है। विधानसभा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों और निगरानी व्यवस्था को भी सक्रिय रखा गया है। और लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र को लेकर बता दें कि विधानसभा परिसर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, तमाम व्यवस्था की गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग बढ़ा दी और सुरक्षा उपायों को सख्त किया गया है। और इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की सुरक्षा की गई है, कितने पुलिस बल तैनात किए गए हैं? अमन, देखिए, विधानसभा सत्र का पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी की ओर से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है और जो तमाम जो सपा विधायक हैं उनकी तरफ से कई तख्तियां लाई गई है। मणिकर्णिका घाट की अगर बात की जाए, मणिकर्णिका घाट पर जिस तरीके से जो घटना हुई थी उसका अनावरण किया गया है और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो तमाम जो विरोध प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। अभी कुछ देर में जो राज्यपाल है उनके अभिभाषण से जो बजट सत्र है वो शुरू होगा और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है वो सरकार द्वारा की गई है। आउटर पैरामीटर से लेकर इनर पैरामीटर यानी कि बाहरी सुरक्षा और बात की जाए बाहरी सुरक्षा को भी साफ कवर किया गया और विधानसभा सुरक्षा को भी लगातार साफ कवर किया गया। तो लगातार जिस तरीके से बात की जाए, पहला आज का दिन है बजट सत्र का और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा और सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुख्ता इंतजाम भी किए गए। अमन, अगर बात की जाए, सपा ने तो मोर्चा खोल ही दिया है प्रदर्शन करके, लेकिन अगर बात की जाए तो और किस तरह से हंगामे के आसार देखने को मिलेंगे, किस मुद्दे को लेकर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा? देखिए, मणिकर्णिका घाट एक बड़ा मुद्दा है, कोडीन का सिर्फ एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से अगर बात की जाए कि किसानों में जो उनको जो फसल है उनको बड़ी राहत देने का जो मुद्दा है, जिस तरीके से युवाओं को रोजगार के मुद्दे की बात की जाए तो सब अहम और तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के पीडीए का एक बड़ा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो कि पिछले दलितों के साथ कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। जिस तरीके से जो अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति जिस तरीके से खंडित की गई थी उसका भी एक बड़ा मुद्दा सदन में दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा सत्र है और जो पूर्ण बजट का जो सत्र है वो उसकी शुरुआत है और जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार सरकार को घेरने के लिए लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो तैयार दिखाई गई और विधानसभा के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन भी समाजवादी पार्टी ने किया है। अमन, अगर बात की जाए बजट की तो बजट में किन किन वर्गों को सबसे ज्यादा स्थान और महत्व देखने को मिलेगा और क्या क्या अहम इस बजट के दौरान देखने को मिल सकता है जो कि आम जनता के लिए काफी ज्यादा लाभकारी साबित हो? देखिए, अगर बात की जाए बजट में तो बजट इस बार एक बड़ा बजट सरकार पेश करने जा रही है। लगभग 9 लाख करोड़ का जो बजट है वो सरकार
संभावित है कि कल पेश कर सकती है, जिसमें बात की जाए सबसे बड़ा, अगर युवाओं की बात की जाए, युवाओं से जुड़े रोजगार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, तो ये सब बड़े अहम मुद्दे माने जा रहे हैं कि इन सब जो बड़े मुद्दे हैं, इन पर सबसे ज्यादा सरकार जो खर्च है वो कर सकती है। यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा मुद्दा बजट में अगर देखने को मिल सकता है वो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। यानी कि सब बड़े मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर बात की जाए तो लगभग 15% से ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें सरकार खर्च कर सकती है, और लगभग 12% की अगर बात की जाए तो 12% कृषि क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर 15%, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिक्षा की बात की जाए तो ये सब बड़े पहलू होने वाले हैं। इन सब बड़े पहलुओं के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए, लगभग जो पिछली बार का बजट था उसमें 5% ज्यादा की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं सब बड़े बजट हैं, और बड़े बजट के साथ जो ये सब बड़े सेक्टर है इनमें बड़ा बदलाव भी देखा जा सकता है। ठीक है अमन, ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनी हैं। इस दौरान नागरिकों ने विभिन्न स्थानीय समस्याओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और प्रशासनिक मामलों पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेने और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निवारण सुनिश्चित किया जाए और जनता को सुधारों की जानकारी दी जाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने सभी से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंट की है। इस मुलाकात में विभिन्न राज्य संबंधी मामलों और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की गई। मुलाकात में राज्य के विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर दोनों पक्षों ने विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजना और उनके क्रियान्वयन पर भी विस्तार से जानकारी साझा की। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ बैठकर आगामी कार्यक्रमों और नीतिगत पहलुओं पर सुझाव और मार्गदर्शन दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धनपुरी वाटर पार्क का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर रिबन काट कर पार्क का औपचारिक शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि धनपुरी वाटर पार्क न केवल नागरिकों के मनोरंजन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल होगा, बल्कि ये पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे और भी विकासात्मक परियोजनाओं पर ध्यान दे रही है जो जनता के लिए लाभकारी हो। स्थानीय लोग उद्घाटन के इस अवसर पर उत्साहित नजर आए और पार्क की आधुनिक सुविधाओं का आनंद लेने के लिए उमड़े। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर पूज्य संत, ऋषि और विश्नोई समुदाय के प्रमुख सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समुदाय के लोगों के साथ राज्य में सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने विश्नोई समुदाय की पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण में भूमिका की सराहना की और कहा कि उनकी शिक्षाओं को समाज में आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। बैठक में संतों और समाज के प्रमुख सदस्यों ने भी राज्य के विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए राज्य और समुदाय के हित में सहयोग का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसी क्रम में वित्त मंत्री द्वारा 12वां बजट प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि इस बजट में वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन विजन रखा गया है, जिसका उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे, उद्योग, रोजगार और समावेशी विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी। तो आप ले सकते हैं। हम जानते हैं कि अपनी वर्तमान सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से सरकार में जो लगातार काम हो रहे हैं, 9वां ये बजट स्वयं वर्तमान जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इन कंटिन्यूएशन 12वां ये बजट का उन्होंने भाषण दिया और
उसमें हर बार निश्चित रूप से जैसे बजट में आंकड़े होते हैं वो तो थे ही, लेकिन इस बार तो एक विजन ये भी रखा गया है कि किस विजन से हमको आगे बढ़ना है। बजट के आंकड़े 1 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन उसमें 5 वर्ष की योजना ये बताई जाती है। और विशेष तौर पर इस बार 16वां जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी उसको भी स्वीकार किया गया, वो 5 वर्ष के लिए होती है। विजन जो है इस बार 25 वर्ष का ये अपने सामने रखा गया है। अगर ठीक 25 वर्ष नहीं कहूं तो 2047 तक का विजन, कि देश को जो विकसित भारत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दोपहर 12 बजे पटना पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नितिन नवीन सबसे पहले एक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे चरखा समिति पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर पार्टी के बीजेपी कार्यालय का दौरा करेंगे। उनके आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। थाना बेट 2 पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए कृत हुए कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एसपी ग्रेटर नोएडा अरविंद कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। इसके साथ ही धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज थाना बीटा 2 पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति थाने क्षेत्र के अक्षर में धर्म परिवर्तन कराने हेतु एकत्र हुए। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां 2 व्यक्ति कुछ लोगों के साथ उपस्थित थे, जिन्हें पूछताछ हेतु थाने लाया गया। एक ने अपना नाम सुरेश, मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला और वर्तमान में सिग्मा 2 में रहता है, तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम चंद्रकिरण और अक्षर का रहने वाला बताया। इस संबंध में थाना बीटा 2 पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक तंबाकू कारोबारी के बेटे द्वारा तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार से 4 से अधिक लोगों को टक्कर मारने का मामला सामने आया। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बता दें कि थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और दुर्घटना में शामिल लग्जरी कार को जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चांदपौल गेट स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र में 100 साल पुरानी दरगाह की छत के निर्माण को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है। जयपुर नॉर्थ के एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया है कि दरगाह की छत निर्माण के लिए नगर निगम द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी। हालांकि दूसरे पक्ष ने स्वीकृति को नियमानुसार न होने का दावा किया। इस पर दोनों पक्षों से बातचीत के बाद निर्माण कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने बताया है कि नगर निगम द्वारा दी गई अनुमति पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा बल ने इलाके में तलाशी और घेराबंदी अभियान जारी किया है। अधिकारियों ने बताया है कि क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर यह अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके में चौकसी बढ़ा दी है और सभी मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। अभियान का उद्देश्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और किसी भी खतरे को समय रहते नियंत्रित करना है। अधिकारी ने कहा है कि स्थानीय लोगों को असुविधा से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान आयुष के अपने घर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों और समर्थकों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया। इस अवसर पर आयुष ने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि टीम की जीत देशवासियों के सहयोग और खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने युवाओं से खेलों में आगे बढ़ने और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। आयुष के स्वागत को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में नाम है। उन्होंने युवाओं से खेलों में आगे बढ़ने और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। आयुष के स्वागत को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग उनके घर के बाहर जुटे रहे हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की परत छा गई है, जिससे वायु गुणवत्ता काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। प्रशासन लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद पड़ गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।